फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। तो आइए शुरू करते हैं कहानी रोज यानी कि गैंग्रीन। गैंग्रीन कहानी, इसको रोज नाम से भी जाना जाता है और इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनको अज्ञे के नाम से जाना जाता है, आप सभी जानते ही हैं। तो इसको शुरू करने से पहले, वाचन करने से पहले इसके बारे में हम दो चार बातें जान लेते हैं। देखिए इसमें है क्या, इसको रोज या फिर गैंग्रीन के नाम से जाना जाता है, यह तो हम लोग अभी अभी सुन लिए, जान लिए, पहले भी जानते थे। लेकिन अब इसको जानना है कि इसमें पात्र कौन कौन हैं। तो पात्रों की पहले बात कर लेते हैं। पात्र हैं आपके मालती हैं, जो मेन पात्र हैं, मुख्य पात्र मालती के ही इर्द गिर्द कहानी घूमेगी। फिर आपके महेश्वर हैं, महेश्वर और जो मालती और महेश्वर मालती के पति हैं, ठीक है, और डॉक्टर हैं। और इन्हीं दोनों के संयोग से जो इनका बेटा उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, उसका नाम टीटी है। टीटी रेलवे वाला नहीं, टीटी इसका नाम है। और एक कहानी कहने वाला है मैं, यानी कहानीकार। यहाँ पे लेखक खुद हो सकते हैं या फिर कोई और भी हो सकता है। तो लेखक के माध्यम से मैं यहाँ पर बताया गया है। मैं कौन है? कहानीकार है। ठीक, अब एक चीज़ और जान लेते हैं। जो एक कहानी है रोज और गैंग्रीन। जो रोज है ना, रोज नाम से किस कहानी संग्रह में यह प्रकाशित हुआ था? यह प्रकाशित हुआ था बी पथगा नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुआ था। और गैंग्रीन नाम से यह प्रकाशित हुआ था जयदोल नामक कहानी संग्रह में। यह याद रखिए, जयदोल नामक कहानी संग्रह में गैंग्रीन नाम से, और विपदगा कहानी संग्रह में रोज नाम से। तो रोज या गैंग्रीन कहानी पढ़ते हैं। इससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं। जो जयदोल कहानी है, हाथ से लिख रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। 12 कहानियाँ इसमें है जयदोल कहानी संग्रह में। इसी में से एक कहानी आपका है गैंग्रीन नाम से। और गैंग्रीन या फिर रोज एक ही कहानी है, लेकिन जो जयदोल में है वह किस नाम से है? गैंग्रीन। सभी 12 का एक बार नाम से सुन लेते हैं। एक तो गैंग्रीन है ही, बाकी 11 कौन कौन सा है नाम आप सुन लीजिए। हम नाम जल्दी से आपको बता देते हैं। एक तो आपका गैंग्रीन हो गया, दूसरा हो गया पठार का धीरज, तीसरा हो गया सांप, ठीक है, चौथा हो गया आदम की डायरी। ध्यान से सुनिए, याद हो जाएगा, पता चल जाएगा, आप नोट भी कर सकते हैं। आदम की डायरी। पांचवा है आपका बसंत। छठवां है हीली बोनू की बत्तखें। सातवां है वे दूसरे। आठवां है कवि प्रिया। नौवां है नगा पर्वत की एक घटना। इसके बाद आपका 10वां है नीली हंसी। 11वां है मेजर चौधरी की वापसी। 11 कौन है? मेजर चौधरी की वापसी। और 12 है जयदोल। जिस कहानी संग्रह के नाम से रहता है वो भी तो कहानी रहती है, जयदोल। बाकी एक बार फिर से पढ़ देते हैं, कोई डिस्टर्ब ना हो। देखिए, आपका हो गया गैंग्रीन, पठार का धीरज, सांप, आदम की डायरी, बसंत, हिली बोनू की बत्तखें, वे दूसरे, कवि प्रिया, नगा पर्वत की एक घटना, नीली हंसी, मेजर चौधरी की वापसी और जयदोल। ठीक, यह रहा। आइए अब कहानी पढ़ते हैं, ताकि आप लोग अरे सर ये लोग ये क्या बता रहे हैं, नहीं पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है। यदि यहीं पूछ दिया जाए कि वे दूसरे कहानी किसका है, तो जो लेखक लगे हुए हैं नेट के सिलेबस में, उनके सभी रचनाओं को, खासकर जो विधा लगी हुई है, कहानी लगी हुई है या कविता लगी हुई है, जैसे अज्ञे की, या फिर उपन्यास लगा हुआ है एक शेखर एक जीवनी वाला, तो कोई भी लगा है तो इनके उस विधा से जुड़े हुए रचनाओं को भी याद रखना है, बाकी रचनाओं को। ठीक है, तो गैंग्रीन कहानी पढ़ते हैं। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की साया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। तो आगे देखते हैं। मेरी आहट सुनते ही, इतना धीमे नहीं सर, और तेज। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुखमुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ।
आ जाओ। और बिना उत्तर के प्रतीक्षा के भीतर की ओर चली। मैं यानी कि कहानीकार, मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? अभी आए नहीं हैं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। इम्पोर्टेंट है 1:30-2 बजे। कब के गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है? यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है? मालती मेरी दूर की रिश्तेदार की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। तो जो कहानीकार है उससे कैसा संबंध है? दूर के रिश्ते की बहन है। लेकिन क्या इसे लेखक कहानीकार क्या मानते हैं? आप सखी कहना ही ज़्यादा, इस रिश्तों को सखी के रूप में ही देखना, यानी दोस्त के रूप में ही देखना ज़्यादा हितकर मानते हैं। व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भातृत्व या बड़े छोटेपन के बंधनों से नहीं घिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। कहानीकार कितने वर्ष बाद देखने आया है? 4 वर्ष बाद। इम्पोर्टेंट है। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी, अब वह विवाहिता है, और इतना ही नहीं, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या? यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। तो बच्चे का नाम क्या है उसके? मालती के बच्चे का नाम टीटी है। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आ जा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआसा सा होकर कहने लगा, मतलब रोने लगा थोड़ा थोड़ा। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है? क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ। यह हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है। चीर विस्मृति में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तौक डाल दिया गया हो। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे, पर उतार न पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिली नहीं।
जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। पहले ही हम लोग यह चर्चा कर चुके हैं। आप लोगों को कमेंट करके एक चीज़ बताना है, जो अज्ञे जी हैं इनका बहुत इजी क्वेश्चन है, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। यहाँ पे एक बार कथनों के माध्यम से यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो रोज़ कहानी में महेश्वर हैं वह सरकारी डिस्पेंसरी में थे, प्राइवेट में थे, अर्ध सरकारी में थे, कहाँ थे? तो याद रखिए सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर थे हैं। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। किस में? उसी हैसियत से, सरकारी डिस्पेंसरी की हैसियत से उन्हें क्वार्टर मिला हुआ है। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं। कितने बजे? 7 बजे। और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। दोनों याद रखिए, कथनों में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो मालती है, पति महेश्वर हैं, बेटा टीटी है। महेश्वर सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। प्रातः 7 बजे चले जाते हैं, 1:30-2 बजे वापस आते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी साथ छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। जब एक ही प्रोफेशन है, एक ही दवा है, एक ही प्रकार के मरीजों को देखना है तो फिर एक ही दवा, एक ही नुस्खा, एक ही हिदायत तो रहेगी। वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसीलिए और शायद ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, हा। वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मज़ा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और अच्छा लगता है, भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। तो देख सकते हैं, रोज शीर्षक कहाँ से आया है? यहाँ से, और भी आगे भी रोज आएगा। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर भी ध्यान नहीं दे रही थी पर उसकी ओर भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। हो ही गया चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। भोजन समाप्त करने के बाद कितने बजने वाले थे? 3। 2:30 बजे वो आए थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। यहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं, यानी इमरजेंसी वाले, जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े। गैंग्रीन हो गया है। गैंग्रीन शीर्षक कहाँ से आया है? यहाँ पे। थोड़ी देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था कि सब कुछ? तो कहते कहते रुक गए, यानी सब कुछ तो हम लोगों ने ही खा लिया, यही करने वाले थे। बहुत था, हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहाँ बचा कुछ होगा नहीं। यूँ ही रौब तो न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा, हा।
मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं। जो सब्जी साथ लाए थे वहीं अभी बढ़ती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 1-2 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? और कौन, कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? तो उसने कहा, आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है। देखिए, रोज ये फिर से आया। कभी वक्त पर तो आता नहीं, आज शाम को 7 बजे आएगा। पानी की आने की बात कितने बजे की गई है? शाम को 7 बजे, तब बर्तन मजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब तो इसे रात के 11 बज जाएंगे, काम करना पड़ेगा, रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खा कोई? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा ही नहीं, और बोली, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था। और क्या करने? तो 2-1 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, ज़रूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर छाया घिरी हुई है। जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को है क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो? लॉरी में? पैदल? इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ, ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूं। अच्छा किया, यहाँ तो बस, कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगे? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। मैंने कहा, वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन खन की ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगे, जिसके कारण मेरे अंग अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वहीं 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र से स्वर में कह रही है, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता हो और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है, किससे, कि मैंने अपने अमित शून्यपद का इतना अंश तय कर लिया। न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कूली भी। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते हुए महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कराया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल जाते हैं। यहाँ गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है। नीचे बड़े अस्पतालों में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई। बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है?
हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है, कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टर ही है। हर दूसरे दिन किसी की टांग किसी की बाँह काटाते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। तंज कस रही है मालती। महेश्वर हंसे बोले, ना काटे तो उसकी जान गंवाएं। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। सही बात है, सही बात है। जब कोई आप ऐसी मृत्यु की घटना या वैसी घटना जो आपको पीड़ा देती है, दुख देती है, वैसा बार बार देखेंगे तो फिर जैसा पहली बार पीड़ा हुआ था किसी की मृत्यु की घटना सुन के, किसी को चोट लगने पे, भारी चोट लगने पे, कांटा चुभने पे, फिर बार बार देखने पे वैसा नहीं होता, फिर हमारी आदत हो जाती है। आगे है, तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप टिप बरसा पानी, टिप 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 टिप। मालती ने कहा पानी और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना, बर्तन धोए जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए। अब कि नीचे जाएंगे तो चारपाइयाँ ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए। अब हम तीनों, महेश्वर, हम तीनों कौन कौन, मैं, महेश्वर, टीटी और मैं, दो पलंगों पर बैठ गए। वह और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छिपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वो लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी, जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचों में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियाँ तोड़ तोड़ खाना। मुझे याद आया, कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी तब मैं खिन्न मन से लौट आया करता था। यानी दोनों लोग भागा करते थे कच्ची आम तोड़ने। टिकोरा। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मालती कैसी लड़की थी। यहाँ से ध्यान से देखिएगा। उसके माता पिता तंग थे, मालती कुछ नहीं पढ़ती थी। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ो। कितने पेज पढ़ने की बात की जा रही थी? उसके पिता ने कहा था 20 पेज, 20। हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पन्ने 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, क्यों बेटा, किताब समाप्त कर ली? तो पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुप खड़ी रही। पिता ने कहा तो उद्धत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पिटी। वह अलग बात है, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है। तो पूछा यहीं से गया था कि मालती कैसी लड़की थी? उद्धत और चंचल थी। आप जानते हैं तो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, किताब फाड़ के किताब फाड़ के समाप्त करती थी, पढ़ पढ़ के नहीं। कितनी शांत, और वहीं उसका बदला हुआ व्यवहार शादी से पहले वैसा थी
और शादी के बाद कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत, और अखबार के एक टुकड़े को तरसती है। यह क्या? यह तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी के कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे को कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग की एक ओर मोमजामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप भी अधिक होंगे। 18 मील पैदल चल कर आए हैं। तो कितने मील पैदल चल कर आए थे? जो कहानीकार हैं, 18 मील। इम्पोर्टेंट है। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। थके तो आप अधिक होंगे। 18 मील पैदल चढ़ कर आए हैं। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया, वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। इम्पोर्टेंट है, मालती भोजन कितने बजे कर रही थी? लगभग 10:30 बजे रात को। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं, मतलब बहुत गहरे विचार में नहीं थी लेकिन किसी विचार में डूबी थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी। कैसी रात थी? पूर्णिमा थी। आकाश अनभ्र था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं है। अशांति जरूर है लेकिन उद्वेग इसमें नहीं है। राग कोमल है, करुणा नहीं है। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नहीं, आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं वो भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने भी अपनी क्षीण वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी हैं। पर यह मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है। और मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी, रोज ही इतने बज जाते हैं। लगभग कितना खाली होते होते मालती को रात के कितने बज जाते थे? 11। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अभी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और चंद्रमा की चंद्रिका के लिए एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी शैशवोचित वामता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा। मतलब सोते सोते गिर पड़ा बच्चा टीटी और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में एक ही क्रिया की गति में हो गया, तुरंत हो गया, अचानक हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। देखिए रोज बार बार आया है ना, इसीलिए तो इसका कहानी का नाम रोज पड़ा। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। और फिर क्या हुआ? फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा। मेरे मन न भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। माँ, युवती माँ, वह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया जो तुम अपने एकमात्र बच्चे को गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह भी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है।
उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घून की तरह लग गई है, उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि उसे पहचानते ही नहीं उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्वा शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपट कर चुप हो गया था। यद्यपि कभी कभी एक आध सिसकी और उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। यानी कि नींद तो इनको भी लग रही थी। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोलों की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, यानी सांसें ले रही थी। यानी कि मालती भी क्या कर रही थी, सो गई थी। और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुँह खो जाने वाले आवाज़ में उसने कहा, मतलब लेट गई थी, सो गई थी, सांस ले रही थी, और फिर उसने कहा 11 बज गए। उसी मतलब मुँह का आवाज़ में, मुँह खो जाने वाली आवाज़ में, घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही जब मुँह खो गई, घंटा बजा, घंटी बजी जो घड़ी में बजती है, तो उसने भी कहा 11 बज गए, सोते हुए भी, अर्ध निद्रा में। तो इस प्रकार से यह कहानी बार बार इसमें रोज का जिक्र आया है। गैंग्रीन होने पे पैर काट दिए जाते हैं, इसका जिक्र आया है, तो गैंग्रीन वहाँ से आया है। और रोज़ ही ऐसा होता है, रोज़ बच्चा गिरता है, रोज़ बच्चे को चोट लगती है, रोज़ 11 बज जाते हैं, रोज़ 2:30 बज जाते हैं, खाना खाते हुए 3 बज जाते हैं, रोज़ 10 बज जाता है खाना खाते खाते शाम को। रोज़ ही ऐसा होता है, तो रोज़ रोज़ से रोज़ आया है। रोज नाम की कहानी विपथगा कहानी संग्रह में है, एक चीज़ याद रखिए, यह शुरू में भी हमने बताया था। और जो गैंग्रीन नाम से है वह जयदोल नामक कहानी संग्रह में संकलित है। और जयदोल कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ हैं? 12 कहानियाँ। 12 कहानियों के नाम हमने आपको बताए थे, याद रखिएगा। और हमने आपसे एक सवाल पूछा था, अज्ञे का जन्मवर्ष आपको बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। बाकी जो चीज़ें आपको लगती है कि यहाँ से छूट रही हैं, यदि आपको लगता है, वैसे यहाँ पे सभी चीज़ों को अंडरलाइन और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कहानी पढ़ने के साथ ही आपको बताते हुए चले थे हम। पात्रों को भी बताया, कितने कहानी संग्रह यह भी बताया, सब कुछ आपको बताया, किस कहानी संग्रह में वह भी बताया, कौन कौन सी कहानी है यह भी बताया। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा और क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और विभिन्न जो हमारे सिलेबस की रचनाएं उसके PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।